चलिए अब हम शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट नोट्स सीरीज। ऑलरेडी मैं एक नोट्स अपलोड कर चुका हूँ एंशिएंट हिस्ट्री का, ये मेरा सेकंड नोट्स है, उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा इस नोट्स का। और इसी नोट्स को पढ़कर मैं लगातार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो ये मेरा सेकंड नोट्स है, पहला नोट्स ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मेरा सेकंड नोट्स है। और इसके बाद और मेरे दो नोट्स हैं, उस दो नोट्स को भी एक्सप्लेन करूँगा। ये अगर चारों नोट्स का पूरा कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो इससे आपका लगभग सारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। और एक अलग आप में एक कंटेंट इनरिचमेंट, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस भी देगा। तो ये एक एंशिएंट हिस्ट्री का मैं अब सेकेंड नोट्स का अपना एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी नोट्स को मैं बार बार पढ़ के एग्ज़ाम देने जाता हूँ प्रीलिम्स, और जिससे मेरा हर बार प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। तो चलिए अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस नोट्स का खासियत क्या है कि इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें जो भी पॉइंट लिखा हुआ है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है। इवन यूपीएससी में भी आ चुका है, या यूपी पीसीएस में आ चुका होगा, या दूसरे स्टेट पीसीएस में आ चुका है, या तो अपने बीपीएससी में तो आ ही चुका, ठीक है। तो कोई ना कोई पॉइंट इसका होगा। और ये जो मैं कंटेंट में इसमें जो लिखा हूँ तो इसका जैसे सोर्स है, जैसे कि ब्लूसेंट है, घटना चक्र है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्लास 11-12 के तमिलनाडु बोर्ड का ये बुक है इसमें उस, और प्लस डिफरेंट मैंने जितने भी टेस्ट लगाए थे एंशिएंट के, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने इसमें कवर किया है। तो इसके सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है। अगर इसमें भी अगर लगता है कि बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से ऐसा कोई पॉइंट है कि लगता है कि हाँ कि इसको थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है, तो मैं उसे बता दूंगा। लेकिन लगभग इसमें सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूँगा मैं जितना ट्रिक के साथ बता सकूँ मैं बता दूँ, और कोशिश करूँगा मैं कि अगर कुछ एक्सप्लेन जहाँ पे करना होगा जितना ज़रूरी है मैं वो एक्सप्लेन भी करूँगा। क्योंकि चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करके बताने पर क्या होता है कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है और याद भी रहता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार अगर देख लेते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि ये हेरोडोटस के बारे में, कि हेरोडोटस कौन थे। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, और ये इनको जो है पहला हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। तो हेरोडोटस को फर्स्ट रियल हिस्टोरियन माना जाता है। इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हेरोडोटस में क्या है कि ओ ज़्यादा है तो ओ का फीलिंग आता है, तो हिस्टोरियन में भी ओ का फीलिंग आता है, और एच तो है ही, ठीक है। ये कौन सा बुक लिखे थे, हिस्ट्री नाम का एक बुक लिखे थे। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। और ठीक ये कौन से, ये याद है, ग्रीक हिस्टोरियन थे। और यहीं पे जो जर्मन हिस्टोरियन है वो लियोपोल्ड वॉन रानके हैं। अब कैसे याद करेंगे, जैसे ये जर्मन है कि इनका जो जर्मन जो नेम होता है ना वो सिंपल इंग्लिश वाला नेम नहीं होता है, वो इस तरह का नाम होगा, लियोपोल्ड वॉन रानके, नॉर्मल इंग्लिश हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये एक याद कर सकते, ये फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये जो हीगल है, हीगल ने एक स्टेटमेंट दिया था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। ये फिलोसफर थे हीगल, इनका डायलेक्टिक मेटलिज्म बड़ा फेमस हुआ है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ इनका स्टेटमेंट है। और इन्हीं के जो स्टूडेंट है कार्ल मार्क्स, ठीक है, वो एक स्टेटमेंट देता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखने का पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। इवन यूपीएससी अपने मेंस में इस कोटेशन से ऐसे भी पूछ चुका है। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का एक स्टेटमेंट होता है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकेंड एज ए फार्स। और ये कार्ल मार्क्स ऐसे भी फेमस है, कार्ल मार्क्स एक पॉलिटिकल थिंकर है। तो इनका जो ये है, ये एनार्किज्म के बारे में बात करते हैं कि जो वर्ल्ड जो है वो लीड कर रहा है एनार्किज्म, और इसके प्रिसाइज में जाते हैं तो मेटलिस्टिक एनार्किज्म की ये बात करते हैं। और हमारे जो गांधी जी हैं, गांधी जी भी एनार्किज्म की बात करते हैं, राम राज्य की बात करते हैं। और ये लेकिन इनके एनार्किज्म में अंतर है, ये मेटलिस्टिक एनार्किज्म होता है और ये जो होता है स्पिरिचुअल एनार्किज्म होता है, ठीक है। खैर और डिटेल में इसके जाएंगे तो फिर एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो एक ऊपर से मैं सिंपल सा नॉलेज दे दिया। अब आते हैं सेकेंड, ये 4th पॉइंट पे, जैसे कलयुग है। तो कलयुग कितने बीसी से स्टार्ट होता है, 3101 बीसी से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, 3101 बीसी से ज़्यादा। ये कब स्टार्ट हुआ था, महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ था उसके 20 साल बाद जो है ये कलयुग स्टार्ट हो गया। तो ये ईयर याद रखना पड़ेगा, कलयुग 3101 बीसी। और जो विक्रम होता है ये 58 और 57 बीसी से स्टार्ट होता है। जो विक्रम होता है 58-57 बीसी से होता है।
और जो साका होता है ये 78 AD से स्टार्ट होता है। ये तीनों का नाम और तीनों का डेट एकदम याद रहना चाहिए, ये पूछता है, कभी कभी क्रोनोलॉजी में पूछ देता है। और विक्रम संवाद, हम लोग का कैलेंडर भी जो है वो विक्रम संवाद से के आधार पे चलता है, तो ये 57-58 BC के आधार पे चलता है। ठीक है, इसको ऐसे याद करते थे, KVS केंद्र विद्यालय स्कूल, के से हो गया कलयुग, VC हो गया विक्रम, S हो गया संवाद। ईयर याद रखें, किसी में 58 BC लिखा रहता है, किसी में 57 BC लिखा रहता है विक्रम के। ठीक है, और ये 78 AD और BC में हमेशा दे देता है ऑप्शन में डाउट, तो आप याद रखिए साका जो है 78 AD में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, AD का मतलब होता है अन्नो डोमिनी, अन्नो डोमिनी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के 78 साल बाद। ठीक है, और ये 57-58 में जीसस क्राइस्ट के जन्म के 57 और 58 साल पहले, तो ये हो जाता है। अब ये दो तरह का टेक्स्ट आता है, अब ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, दो तरह का, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट मतलब जो सुनकर लिखा गया, तो जितने हमारे जो वेद है ना, संहिता हो गया, ब्रह्मणाज हो गया, अरण्यक हो गए, इवन उपनिषद हो गए, तो ये सब श्रुति के कैटेगरी के आते हैं। तो इससे अभी तक BPSC क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन दूसरे PCS में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ये याद रखें, ये 2 पॉइंट तो याद रहना चाहिए कि वेद और उपनिषद जो है ना, ये श्रुति के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नॉलेज मिला जो सुन के नॉलेज मिला है और उसको एक जगह कंपाइल कर दिया गया है, तो ये वेद और उपनिषद भी। ठीक है, और अब स्मृति कैटेगरी में आता है ये वेदांग मतलब वेद का जो अंग है। ठीक है, और सूत्र हो गए। ठीक है, और ये जो इपिक हो गया, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये जो पुराण हो गया, हम लोग पुराण के बारे में पढ़े थे कि ये गुप्ता पीरियड में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये सारा जो है ना स्मृति का पार्ट है। स्मृति का मतलब है कि उसके मेमोरी से निकाला, खुद के द्वारा क्रिएट किया गया। जैसे हम लोग सिंपल एक कोई बुक लिखता होता तो वो खुद के मेमोरी से ही बुक लिखता है, तो उस तरीके का ये खुद के द्वारा क्रिएट किया गया। वेदांग हो गया, सूत्र हो गया, सूत्राज हो गया, स्मृति हो गया, और ये इपिक जैसे रामायण और महाभारत हो गया, पुराण हो गया। तो ये पॉइंट याद है कि रामायण, महाभारत, पुराण और वेदांग, और जो ये सब स्मृति कैटेगरी में आते हैं, और जो श्रुति कैटेगरी में वेद आते हैं, अरण्यक, ब्रह्मणाज, उपनिषद आते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है विनय पिटका और सुत्ता पिटका। विनय पिटका और सुत्ता पिटका हम लोग पढ़े, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट था। जो विनय पिटका और जो सुत्ता पिटका ये कब क्रिएट किया गया, तो ये पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में क्रिएट किया गया था 483 BC में। तो उस समय ये कैपिटल क्या था मगध का, राजगीर कैपिटल था। उस समय रूल कौन कर रहा था, अजातशत्रु। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अजातशत्रु, और 483 BC में क्या होते हैं, ये गौतम बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण होता है, और उसी साल में ही जो है ना पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बनाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विनय पिटका और सुत्ता पिटका होता है, ये राजगीर में किया जाता है, और अजातशत्रु उस समय रूल कर रहा था। जो विनय पिटका क्या होता है, विनय पिटका जो है मोनेस्ट्री का रूल और रेगुलेशन होता है, और सुत्ता पिटका क्या होता है, जो बुद्धा ने जो भी प्रवचन दिया था, सरमन दिया था, वो इस सब सुत्ता पिटका होता है। और सुत्ता पिटका में क्या होता है कि ये सबसे बड़ा पिटका है, सबसे बड़ा टेक्स्ट बुक यही है, अगर विनय पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम पिटका में कंपेयर करते हैं। हालांकि ये सारा पॉइंट मैंने अपने प्रीवियस जो एंशिएंट वीडियो के नोट्स 1 में है ये कवर किया था। ठीक है, फिर से एक बार मैंने कवर कर दिया। और ये अभिधम पिटका जो होता है ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में इसका निर्माण किया जाता है, और ये किसमें, पाली लैंग्वेज में इसका निर्माण किया जाता है अभिधम पिटका का। तो ये होता है अभिधम। ये अभिधम पिटका में क्या होता है, इसमें फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म डिस्कस किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं ये जो अंगुत्र निकाय है, बुद्धिस्ट ये टेक्स्ट है। अंगुत्र निकाय जो सुत्त पिटका जो अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि विनय पिटका, सुत्त पिटका, अभिधम पिटका, उसमें जो सुत्त पिटका है उसी का एक पार्ट है अंगुत्र निकाय। अंगुत्र निकाय में और इसका 16 महाजनपद का जिक्र होता है, और जो भगवती सूत्र है जो ये जैन का टेक्स्ट बुक है इसमें भी जो है 16 महाजनपद का जिक्र होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंगुत्र निकाय ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और जो भगवती सूत्र है ये जैन लिटरेचर है। कन्फ्यूज नहीं होना कि भगवती नाम से लोग हिंदू टेक्स्ट मान लेगा, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली जैन का टेक्स्ट है। यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा, ये हिंदू नहीं, ये जैन का है। इसमें 16 महाजनपद के बारे में डिस्कस होता है। अब आता है सुत्ता पिटका। जो सुत्ता पिटका है इसमें मैंने पहले ही बोला था ये बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दिया जाता है, सरमन दिया जाता है, वो वही सुत्ता पिटका होता है। ये सबसे बड़ा होता है क्योंकि प्रवचन बहुत ज़्यादा दिया जाता था। और एक वर्ड है जतका। जतका का इसका मतलब होता है प्रीवियस बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। ठीक है, प्रीवियस बर्थ स्टोरी को हम क्या कहते हैं, जतका। ठीक है, कि इस जन्म में भगवान जो गौतम बुद्ध बने, इसके पहले जितने भी जन्म हुए थे वो सब के बारे में ये इस वर्ड के बारे में से पता चलता है कि प्रीवियस बर्थ स्टोरी को हम एक टर्म दे दिए, उसको जतका कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट मिलंद पुनः। मिलंद पुनः
एक बुक है, इसमें क्या है कि इसमें जो है एक क्वेश्चन है, मिलंद का क्वेश्चन को मिलंद पन्हो, इसमें जो मिलंद का जो क्वेश्चन था उसको एक जगह कंपाइल करके एक बुक बना मिलंद पन्हो। ठीक है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन होता है, इसमें एक किंग होता है जिसका नाम होता है मियांदर। ठीक है, ये ग्रीक किंग होता है। तो ये ग्रीक किंग और नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, बहुत मतलब कि इंपॉर्टेंट मॉन्क रहते हैं। तो इस दोनों के बीच में ये क्वेश्चन पूछते ये आंसर देते, ये क्वेश्चन पूछते ये आंसर देते। तो ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में एक बुक है मिलंद पन्हो। तो ये याद है, ये पूछता है ये बुक किसके बीच के होता है, किंग मियांदर के बीच में और नागसेन के बीच में। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखिएगा, ये नागसेन, यहाँ पे नाग अर्जुन कन्फ्यूज नहीं करना है, नागसेन से है। ठीक है, नागसेन, क्योंकि ऑप्शन में नागसेन भी रहेगा, नागार्जुन भी रहेगा, तो नागसेन हमको याद रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है मिलंद पन्हो। हालांकि ये बुक अभी भी अमेजोन पे मिलता है, आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी आपको इनलाइट करेगा। अब आते हैं जेएन के पास जो 12 बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको 12 अंग कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12 अंग किससे बिलोंग करता है, ये जेएन टेक्स्ट से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इधर इस वाले कैटेगरी में बुक का नाम होता है, इस वाले कैटेगरी में ऑथर का नाम होता है। अब जैसे ये बुक है अर्थशास्त्र है, ठीक है, ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था, ये कौटिल्य ने लिखा था। इनको कौटिल्य को दूसरा क्या कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इनको जो है चाणक्य भी कहा जाता है, आचार्य चाणक्य। तो ये अर्थशास्त्र बुक जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक बार इसमें पॉइंट नोट करना पड़ेगा, ये अर्थशास्त्र है ना, नाम से लगा कि इकोनॉमी का बुक है, नहीं, ये एक्चुअली पॉलिटिकल बुक था। ठीक है, इसमें इकोनॉमी का जिक्र था लेकिन अधिकतर पॉलिटिकल बुक है ये। तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन में पॉलिटी भी रहेगा, इकोनॉमी भी रहेगा, लेकिन मानना है पॉलिटी। अब आता है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, नीति शास्त्र जो है कमंडका के द्वारा लिखा गया है, कमंडका। और ये कमंडका किसके रेन में प्रेजेंट थे, ये गुप्ता के पीरियड में प्रेजेंट थे। तो इसको कैसे याद करके, जो ये नीति जो है ना, ये कमांड किया जाता है, कमांड। गुप्ता के पीरियड में नीति जो है कमांड के द्वारा फैलाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट, नीति शास्त्र कमंडका। अब जो होता है अष्ट अध्याय, मतलब 8 अध्याय हो गया। ठीक है, 8 अध्याय मतलब अष्ट अध्याय, इसको संस्कृत में लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ये अष्ट अध्याय जो बुक है ये एक्चुअली ग्रामर बुक है। किसका ग्रामर बुक है, ये संस्कृत का ग्रामर बुक है। तो किसके द्वारा लिखा गया था, महर्षि पणनि के द्वारा लिखा गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जो अष्ट अध्याय है ये महर्षि पणनि के द्वारा लिखा गया था और ये बुक जो है संस्कृत के ग्रामर को बताता है। ठीक है, और इसी को जो है महर्षि पतंजलि क्या करते हैं, इसी बुक का और एक्सप्लेन करते हैं, कमेंट करते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं जो अष्ट अध्याय के बारे में, और उस बुक का नाम होता है महाभाष्य। तो महर्षि पतंजलि कौन सा बुक लिखे थे, महाभाष्य नाम का एक बुक लिखे थे। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो अष्ट अध्याय का जो बुक लिखा गया है महर्षि पणनि के द्वारा, उसी का ही एक्सप्लेनेशन होता है, उसी पे ही कमेंट्री होता है। ये एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा। एक और पॉइंट याद क्या रखना है, क्योंकि जब भी पतंजलि रहेगा ना तो उसके साथ ऑप्शन में पणनि भी रहेगा, और जहाँ अष्ट अध्याय रहेगा ना वहाँ महाभाष्य भी रहेगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, इसीलिए प्रिसाइजली याद करना, अष्ट अध्याय जो है पणनि के द्वारा है और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य के द्वारा है। ये कंटेंट पूरा याद रहना चाहिए, क्योंकि दोनों कन्फ्यूजिंग है, बहुत बार आ चुका है। अगर प्रॉपर याद नहीं रहेगा ना तो लोग जो है कन्फ्यूजन में गलत मार सकते हैं, इसी में आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। और ये पतंजलि जो है ना, पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंगा। ठीक है, हम लोग पता है कि पुष्यमित्र शुंगा जो है कि ये हिंदुइज्म को, ब्राह्मणिज्म को फैलाने का बहुत ज़्यादा काम किए थे। तो ये कंटेम्प्रेरी थे, पतंजलि और जो पुष्यमित्र शुंगा है ये दोनों कंटेम्प्रेरी थे एक दूसरे के। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ठीक है, अब आता है कालिदास। कालिदास हमको पता है कि जो है इसके किसके रेन में थे कालिदास, कालिदास थे चंद्रगुप्ता के, ये गुप्ता के पीरियड में रेन पे थे। गुप्ता के रेन में ये कालिदास मौजूद थे। तो ये कालिदास का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्स्ट क्या आता है, रघुवंशा। ठीक है, रघुवंशा यहाँ पे क्या होता है, एक्सपीडिशन ऑफ रघु के बारे में बताता है, किस तरह से रघु जो है जंग जीता। यहाँ पे रघु किसको डिनोट करता है, यहाँ रघु समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त 2 को डिनोट करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब कालिदास का एक और बुक है मल्लविका अग्निमित्रम। ठीक है, और ये मल्लविका अग्निमित्रम किसके विषय में कहानी, ये जो किस तरीके से जो ग्रीक जो है राजा वो हार जाता है इंडस नदी के किनारे, ये जब विदिशा से इसका युद्ध होता है। तो ये है मल्लिका अग्निमित्रम किसके द्वारा लिखा गया, कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसके बीच में वार हुआ। जो अभिज्ञान शकुंतला में है ये कालिदास जी के द्वारा लिखा गया, ये वन ऑफ द एपिक लिटरेचर है इंडिया का, तो ये याद रहना ही चाहिए। अब आता है विशक दत्ता। ठीक है, विशक दत्ता है जो ये एक बुक लिखे थे, इसका नाम है मुद्र रक्षा। ठीक है, मुद्र रक्षा। तो मुद्रा रक्षा क्या था, मुद्र का मतलब होता है मुद्रा। ठीक है, तो मुद्रा का किस तरह से रक्षा किया गया,
तो एक्चुअली हुआ क्या था, ये बताता किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य के मदद से जो है उस समय के जो राजा थे धनानंद थे, नंद डायनेस्टी के, उसको जो है हरा देते हैं। ठीक है, क्योंकि नंद डायनेस्टी में क्या होता कि टैक्स का चोरी होता था, लोगों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन वो टैक्स जो है लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल नहीं होता था, उससे जो है करप्शन कर करके और लोगों का टैक्स का जो है खुद के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे थे राजा और राजा का जो मिनिस्टर्स थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। विशक दत्ता जो है किसके द्वारा लिखा गया है, विशक दत्ता जो है वो लिखा है मुद्र रक्षा लिखा, विशक दत्ता जी ने मुद्र रक्षा नाम का किताब लिखा गया। ये जो दत्त वाला मैंने पहले बताया, ये दत्त हो गया, भट्ट हो गया, ये सब गुप्ता पीरियड का है। विशक दत्ता हो गया, इसके हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट ने क्या लिखा, कौन सा बुक लिखा है, हर्ष चरित्र लिखा है। तो जब हर्ष चरित्र के बारे में पूछा जाएगा ना, तो ये उसमें बाण भट्ट और ऑप्शन में हर्षवर्धन भी रहेगा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना हम। बाण भट्ट के द्वारा जो है हर्ष चरित्र लिखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो वात्सायन है, ये जो कामसूत्र लिखा, ये तो मतलब सबको याद ही रहता है, वात्सायन जो है कामसूत्र लिखा। और जो भास्कराचार्य ये सिद्धांत शिरोमणि लिखा है। तो ठीक है, तो इसको ऐसे याद करते हैं कि जो भास्कर जो है वो बहुत बड़े सिद्धांतवादी थे, तो भास्कराचार्य हो गया और यहाँ से सिद्धांत हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BSS भास्कर सिद्धांत शिरोमणि। वाराहमीर जो है बिड़ियत संहिता लिखे है, तो यहाँ मीर और बिड़ी। ठीक है, यहाँ वाड़ा में भी वी आ रहा है, यहाँ बिड़िहत में भी बी आ रहा, तो दोनों वी सेम साउंड कर रहा। तो वाराहमीर जो है बिड़िहत संहिता नाम का बुक लिखते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट हो गया। तो ये सबको पता कि जयदेव जो है गीत गोविंद लिखते हैं। अब जैसे कि गोविंद की जय, जय गोपाल की जय जैसे जानते हैं, तो ठीक है। और गीता नाम से भी होता है कि गोविंद से रिलेटेड है भगवत गीता, तो जयदेव हो गया, जय हो गया, तो जयदेव गीत गोविंद। अब जो पंचतंत्र होता है, पंचतंत्र जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी एनिमल होते हैं किस फॉरेस्ट में, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, डियर हो गया, तो ये सब क्या होता है आपस में इस लोग को जो है ना, इन लोग का कन्वर्सेशन होता है। खरगोश हो गया, ये सब आपस में बात करता है, और यही इसी का कैरेक्टर को लेकर के जो है हम लोग को मॉडल स्टोरी सिखाया जाता था। बचपन में हम लोग ये सब बुक पढ़ते थे लाइब्रेरी में। तो पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। ठीक है, विष्णु, ऐसे ही इसको तंत्र है, तो तंत्र विद्या किस में आएगा, विष्णु जी के पास। ठीक है, तो विष्णु हो गया पंचतंत्र। और जो ये वेद व्यास जी जो है ये महाभारत का निर्माण किए थे, तो ये याद रखना पड़ेगा, इसको कन्फ्यूज नहीं होना वाल्मीकि से। वाल्मीकि जी जो है वो रामायण बनाते हैं, लिखते हैं, निर्माण करते हैं, और जो वेद व्यास जी है वो महाभारत का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो भरत थे वो नाट्य शास्त्र का निर्माण करते हैं, और जो तुलसीदास जी थे ये रामचरितमानस का निर्माण करते हैं, जो अवधी भाषा में लिखा गया था, और इसी में ही जो है राम जी को जो भगवान का रूप बनाया गया था, और ये अकबर के कंटेम्प्रेरी थे। और जो नागा अर्जुन थे वो सतसहरिका नाम का बुक लिखते हैं, सतसहरिका। ठीक है, नागा अर्जुन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ये सतसहरिका नाम का बुक लिखते थे। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे नाग हो गया, अर्जुन हो गया, सत हो गया, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। सत जो इतना बड़ा नाम है, तो सतसहरिका भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सत का सहारा लेते हैं, नाग जो है अर्जुन और सत का सहारा लेते हैं, सतसहरिका। और जो बिहारी है, बिहारी सत साई लिखे थे, जो बिहारी में लास्ट में आ जाता है, साई में भी लास्ट में आ जाता है। ठीक है, और बिहारी और जो है वो सत्य के साथ चलता है बिहारी, तो इसीलिए वो बिहारी का नाम आ गया बिहार सत साई। अब जो चरक है, चरक जो है चरक संहिता लिखते हैं, और ये एक और बुक लिखे सूर्य संहिता भी लिखे हैं। ठीक है, चरक, लेकिन चरक संहिता बड़ा फेमस है। तो हम लोग एक और नाम जानते हैं, जो 3 मेडिकल ट्रायो का नाम हम लोग जानते हैं, एक चरक है, एक सुश्रुत है, और तीसरा जो है वी से नाम है। आप बताइए कमेंट में कि कौन है। ठीक है, वी से नाम है और लास्ट में भट्ट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब एक और बुक आता है चाचानामा। ठीक है, चाचानामा को क्या होता है, इसमें किस तरह से सिंध जीता गया था, इसको फतेहनामा ऑफ सिंध, फतेहनामा ए सिंध भी कहते हैं। ये काजी इस्माइल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम के समय प्रेजेंट थे, तो इसको चाचा जो है, चाचा बहुत इस्माइल करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। चाचानामा जो है ये हो गया, काजी इस्माइल लिखते हैं। अब आता है नेक्स्ट की समुद्रगुप्त है। जो समुद्रगुप्त है ये कौन, अब यहाँ पे रूलर का नाम है और यहाँ इंस्क्रिप्शन का नाम है। जो समुद्रगुप्त का जो इंस्क्रिप्शन हमको मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, प्रयागराज में मिलता है। इलाहाबाद में जो पिलर है ना वो समुद्रगुप्त के द्वारा ही स्टेब्लिश किया गया था, और इसके ऊपर जो है ना समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा है, हरिसेन ने लिखा है। कैसे, वो हरिसेन क्या थे, वो कोर्ट पोएट समुद्रगुप्त के,
और उसने संस्कृत भाषा में उनके समुद्रगुप्त के ऊपर ये वहाँ पे इंस्क्रिप्ट किए लिखे, वहाँ पे इलाहाबाद पिलर पे लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और जो रुद्र दमन 1 होता है ये जूनागढ़ में जो गुजरात में है वहाँ पर हमको रुद्र दमन का जो है इंस्क्रिप्शन हमको देखने के लिए मिलता है, और ये जो है संस्कृत में लिखा गया था। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पहला संस्कृत का जो हमको इंस्क्रिप्शन का एविडेंस मिलता है वो जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन से ही मिलता है, ये रुद्र दमन 1 के ऊपर ही। और जो गौतमी वाला सरी है ये क्या है, इसके हमको जो है नासिक का केव इंस्क्रिप्शन मिलता है गौतमी का, ठीक है। अब इसको एमी है MI और नासिक है मी9 M से, और यहाँ N से, इसको ऐसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त और रुद्र दमन। अब आता है पुलकेशिन II। पुलकेशिन II जो है वो चालुक्य डायनेस्टी के थे, और ये कौन सा इंस्क्रिप्शन था, एहोल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन था, एहोल इंस्क्रिप्शन। तो इस समय क्या होता है, पुलकेशिन II जो है ना ये हर्षवर्धन को हराते हैं, और एहोल इंस्क्रिप्शन में ही इस चीज़ का हमको जिक्र मिलता है, ये चालुक्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो खारावेला है, जो ये कलिंग के राजा थे, कलिंग के राजा खारावेला थे, और इनका इंस्क्रिप्शन हमको कहाँ मिलता है, हाथी गुम्फा में, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है, ठीक है। एक हाथी के वहाँ पे एक पहाड़ में ही हाथी का एक फिगर बना हुआ है, वहाँ पे हमको इसका इंस्क्रिप्शन मिलता है। ये हो गया। अब आता है भोज। ये भोज कहाँ के थे, ये भोज MP के थे, राजा भोज, ठीक है। और ये इसका इनका कहाँ मिलता है, हमको ग्वालियर में मिलता है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। तो ये अब आता है, ये उतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं अशोक। अशोक जो है वो पता है कि मौर्य काल के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट राजा थे अशोक। तो इनका इंस्क्रिप्शन हमको बहुत जगह मिलता है। एक इंस्क्रिप्शन है रुम्नी द इंस्क्रिप्शन, इनसे बिलोंग करता है, ठीक है। और ये जो रुम्नी द इंस्क्रिप्शन ये कहाँ पे, ये लुम्बिनी में है, ठीक है। भारत में नहीं है, लुम्बिनी में है, ठीक है। इसमें बुद्ध के जन्म के बारे में जिक्र होता है क्योंकि लुम्बिनी में ही ये जन्म लेते हैं, ठीक। अब एक और पॉइंट क्या है, जूनागढ़ जो है, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन क्या है, ये रुद्र दमन एक के एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में उसे बताता है, और ये पहला इंस्क्रिप्शन था जो संस्कृत के ऊपर था, ये मैंने पहले बता दिया। अब आता है जो क्वाइन के बारे में। तो इंडो ग्रीक जो होता है ये पहले शासक थे जो कि क्वाइन को चलन में लाए थे। तो ये हो गया, ठीक है। इंडो ग्रीक जो थे सबसे पहले जो है क्वाइन को लाए थे। और उसके बाद आता है ये कुशानाज। कुशानाज जो थे ये पहले रूलर थे कि जो कि गोल्ड कॉइन का, सोना का सिक्का जो है ना सबसे पहला कौन लाए थे, ये कुशानाज ने लाया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला रूलर थे कुशानाज, ठीक है। कनिष्क डायनेस्टी ये थे, तो वो सब जो है ना ये पहला रूलर थे जो कि गोल्ड कॉइन को लाए थे। ये एक ऑप्शन में जब कुशानाज रहेगा ना तो उसके साथ गुप्ता भी दिया जाएगा। गुप्ता से भी गोल्ड कॉइन के लिए कुछ किया था, लेकिन कुशानाज ने पहले था जो कि वो रूलर थे जो कि गोल्ड कॉइन चलन में लाए थे। इंडो ग्रीक पहले थे कि जो कॉइन को ही चलन में लाए थे, ठीक है। और जो गुप्ता जो इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, गुप्ता वो डायनेस्टी थे जिसने गोल्ड कॉइन को सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस किए थे, ठीक है। और कुशानाज पहले थे जो सबसे पहले गोल्ड कॉइन को प्रोड्यूस किए थे, इशू किए थे। ये दो पॉइंट में अंतर है, ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन है और ये सबसे पहले गोल्ड कॉइन किए थे। तो ये जो गोल्ड का क्वालिटी होता है ना कुशानाज के समय में, ये ज़्यादा प्योर क्वालिटी होता है इन कंपेयर टू गुप्ता के समय। गुप्ता के समय जो गोल्ड का जो क्वालिटी था ना, जो गोल्ड सोना का सिक्का था, तो वो सोना का सिक्का थोड़ा सा लो क्वालिटी का होता है, ठीक है। अब आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हम लोग को पता है कि इनको इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है, मैंने पुराने एंशिएंट हिस्ट्री के वाले लेक्चर में बताया है। अब जो समुद्रगुप्त होता है, जो समुद्रगुप्त क्या होता था, ये सिल्वर कॉइन को चलन में इशू किए थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समुद्रगुप्त क्या कहते हैं, सिल्वर कॉइन को इशू किए थे। और समुद्रगुप्त जो है ना वीणा वादक भी थे। तो ये मतलब कि एक ऐसा कॉइन को प्रोड्यूस किए थे जिसमें वो खुद वीणा बजा रहे हैं और उसमें समुद्रगुप्त का फिगर बनाया गया है वीणा बजाते हुए। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एस फॉर समुद्रगुप्त, एस फॉर सिल्वर कॉइन। अब इसके बाद जो आता है सतवाहनाज जो आता है, ठीक है। सतवाहनाज ने भी एक कॉइन इशू किया था, ये लेड कॉइन इशू किया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये कॉइन का जो ये पूरा जो है ना ये याद रहना ही चाहिए और इसमें एक भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन में यही देगा। अगर मान के चलिए पूछता है ना कि जैसे कि कॉइन सबसे पहले किसको लाया, तो इंडो ग्रीक भी ऑप्शन में रहेगा, कुशानाज भी रहेगा, गुप्ता भी रहेगा। तो हर एक ऑप्शन में यही ऑप्शन सब मिक्स करेगा और इसके कॉइन में यही सब मिक्स करेगा। तो ये एकदम एक्यूरेटली याद रहना चाहिए। और बीपीएससी जैसे अभी अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहा है तो ये एकदम याद रहना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले सेक्शन में।
अब जो मेगास्थनीज थे, ठीक है, मेगास्थनीज ने एक इंडिका नाम का किताब बुक लिखा था जिसमें कि 7 कास्ट या क्लास के बारे में जिक्र करते हैं। ये मेगास्थनीज थे कौन? ये क्या थे? ये सेलुकस निकेटर के एम्बेसडर थे, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में प्रेजेंट थे। एक्चुअली होता क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेलुकस निकेटर को हरा देते हैं लड़ाई में, तो सेलुकस निकेटर को हरा देते हैं ना, लेकिन तब भी इसको बोलते हैं कि ठीक है अब तुम यहाँ पे रूल करोगे, लेकिन अब तुम मेरे अंदर रूल करोगे। तो सेलुकस निकेटर उसी के अंडर में रूल करते हैं और जो है वो अपना जो एक आदमी मेगास्थनीज जो है अपने कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज देता है ये सेलुकस निकेटर। और सेलुकस निकेटर क्या करता है, अपना बेटी से चंद्रगुप्त मौर्य का शादी करवा देता है, ठीक है। और इसी दोनों से मिलकर के जो नेक्स्ट इनका शासन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है, ठीक है। अब आते हैं, ये वाला पॉइंट हो गया। अब आता है पेरिप्लस ऑफ एडिथियंस। ये एक बुक है, इसको किसने लिखा है ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए इसको जो है एनोनिमस ऑथर से इसको समझते हैं। खाली बुक मिल गया लेकिन उसमें ऑथर का नाम नहीं है, तो ये याद है पेरिप्लस ऑफ एडिथियंस जो है एनोनिमस ऑथर है, ठीक है। अब आता है कि पटोलमी जो है वो ज्योग्राफी के बुक लिखते हैं और प्लिनी जो है हिस्टोरिया नाम का एक बुक लिखते हैं। इसको कैसे याद करेंगे? पटोलमी में भी आता है, ज्योग्राफी में भी वो आता है। पटोलमी में भी वाई आता है, ज्योग्राफी में भी वाई आता है, ठीक है। और प्लिनी होता है, प्लिनी में क्या, प्लिनी में वाई आता है और हिस्ट्री में वाई नहीं आता, लेकिन प्लिनी में आई आता है, हिस्टोरिया में 2 आई आता है। तो उस तरीके से याद करते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। जब भी अगर पटोलमी देगा ना उसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ऑप्शन में रहेगा, और जब भी प्लिनी देगा तो उसमें भी ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों ऑप्शन में रहेगा, इसलिए एक्यूरेटली याद रखना पड़ेगा। अब बीपीएससी अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है ना, तो वो अब यूपीएससी के लाइन में पकड़ेगा। यूपीएससी किस तरह से कन्फ्यूजिंग, इंटरचेंजिंग जो ऑप्शन देता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पटोलमी है वो ज्योग्राफी के लिए, प्लिनी जो है वो हिस्टोरिया के लिए। अब आते हैं फायान। जो फायान है ये चंद्रगुप्त II के समय में मौजूद थे। तो चंद्रगुप्त II का रेन कब था? 400 AD के समय था, ठीक है। तो ये याद रखना, फायान कब था? चंद्रगुप्त II के समय थे। F फॉर फायान और F फॉर फर्स्ट, सबसे पहले यही आए थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। फायान को के सुन करके ना तो सुंगयुंग आ गए। फायान के बारे में जब सुने ना कि अरे ये पहला व्यक्ति बन गया है, इसी को सुन करके जब सुंगयुंग भी आने लगे तो फिर सुंगयुंग आ गए, तो इसको सुन के सुंगयुंग आ गया। तो फायान जब वहाँ गए इंडिया तो इसको सुन लिया और सुनकर सुंगयुंग आ गए, तो ये हो गया। तो सुंगयुंग क्या आया था? ये 400 में आया था, फिर ये 520 में आया, ठीक है। और ये जब यहाँ पे आए ना तो उस समय क्या किए, अपने साथ 170 महायान का जो टेक्स्ट है वो चाइना लेके गए। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो चाइना के साइड में है ना, चाइना, जापान, कोरिया, ये वहाँ पे महायान ज़्यादा फैला, और जो इंडिया के जो नॉर्थ में है ना वहाँ महायान ज़्यादा फैला है अभी भी, और जो इंडिया के जो साउथ में जो भी कंट्री आता है वहाँ हीनयान ज़्यादा फैला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं ऑफ बीट में इससे ये भी पता चलता है कि महायान आज से नहीं, वो बहुत सालों से फैल रहा। तो इंडिया चाइना का जो रिलेशनशिप है वो एंशियंट टाइम से है। फायान को सुन करके सुंगयुंग पहुंच गए। अब उसके बाद कहते हैं ह्यूएनसांग आते हैं। अब ह्यूएनसांग को कैसे याद करेंगे? मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, H फॉर ह्यूएनसांग, H फॉर हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का तो हमको टाइम पीरियड याद है कि ये 606 से लेकर 643 AD तक रहते हैं। अब ये टाइम पीरियड कैसे याद है? क्योंकि इसी के बाद यहीं तक जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री रहता है, इसके बाद आता है मिडिवल हिस्ट्री, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसीलिए ह्यूएनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में थे, ठीक है। अब आता है जो ह्यूएनसांग जो है ना, इंडिया को क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ द मून बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, लैंड ऑफ द मून किसने कहा था? ह्यूएनसांग ने कहा था, ठीक है। अब इसी की जैसे ये अब ये जो फायान को सुनकर जो सुंगयुंग आ गए, तो अभी हर एक के पीछे कोई ना कोई आ रहा है। ह्यूएनसांग को भी पीछे सुनकर ना इत्सिंग आ गए, ठीक है, इत्सिंग, ठीक है। अब ह्यूएनसांग को सुनकर कौन आ गए? इत्सिंग आ गए, ठीक है। ये भी है, ये 673 में 73 से लेकर 95 AD तक यहाँ पे थे, ठीक, इत्सिंग हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, अब आता है एक तारनाथ के बारे में पूछता है कि तारनाथ कौन थे? तारनाथ जो है ये तिब्बतियन हिस्टोरियन थे, इंपॉर्टेंट है। और ये भी बुद्धिस्ट ही थे। तारनाथ जो है वो ये भी बुद्धिस्ट है। T फॉर तारनाथ, T फॉर तिब्बतियन, ठीक है। ये भी बुद्धिज्म को ही फैलाए थे। और लेकिन ये ईयर याद रखना पड़ेगा, 12th AD में थे, ये पूछा जा चुका है। ये ऑप्शन में रहेगा 13th, 11th, 12th, 10th। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 12th AD में तारनाथ थे, ठीक है, तिब्बतियन। तो ये याद रखना पड़ेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक और फ्रेंड है, ह्यूएनसांग के एक दोस्त थे, ठीक है, ह्यूविल, ठीक है। जब ह्यूएनसांग का जब इतना अचीवमेंट देखते हैं ना तो बोलते हैं भाई तुम्हारे ऊपर तो किताब लिखना चाहिए। तो बोलते हैं भाई तुम ही बना दो मेरा किताब। तो ह्यूविल जो है ना, जो इसी का ही बायोग्राफी जो है ह्यूएनसांग का ही, अपना दोस्त का ही बायोग्राफी लिखते हैं ह्यूविल। तो ये ह्यूएनसांग से दोनों H है, तो इसको याद रखें, ह्यूएनसांग के ही दोस्त है ह्यूविल,
ठीक है, यही जो ह्यूएन सांग का बायोग्राफी लिखे थे, ठीक है, ह्यूएन सांग का बायोग्राफी लिखे थे। ये आए नहीं थे इंडिया में, लेकिन इसका बायोग्राफी कौन लिखा था ये याद रखिएगा, ह्यूविल से कंफ्यूज नहीं होना, ये इंडिया आए थे। ये ह्यूविल जो है ह्यूएन सांग का बायोग्राफी लिखे थे, ठीक है। लेकिन ह्यूएन सांग के बाद कौन आया था, इत्सिंग आए थे, ठीक है। फायान को देख करके कौन आया, सुंगयुंग, और ह्यूएन सांग को देख करके कौन आया, इत्सिंग, ठीक है। इसको ऐसे HIT हिट से याद करते हैं, H फॉर ह्यूएन सांग, I से इत्सिंग, और फायान का आदम से तो पहला व्यक्ति बन गया, तो इसको सुन करके कौन आ गया, सुंगयुंग आ गए, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। फिर तिब्बतन का बता दिए 12th वाला में, ये हो गया। और ये भी है जो इत्सिंग है, ये 7th सेंचुरी AD, मतलब कि ये भी 630 के उसी के बीच में आया था। इसके जस्ट समझ लीजिए 20-30 साल बाद जो ये पहुंच गए थे ह्यूएन सांग। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ये अरेबियन राइटर, कुछ अरेबियन राइटर भी थे। जो सुलेमान थे ये अरेबियन राइटर थे, सुलेमान। तो ये कब थे, 851 AD में, और ये कहते हैं अरब मर्चेंट थे और ट्रैवलर थे। ये कौन सा बुक लिखे हैं, ये सिलसिला उत त्वारिक करके बुक लिखे थे। S फॉर सुलेमान, S फॉर सिलसिला, S फॉर सुलेमान, S फॉर सिलसिला। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, S फॉर सुलेमान और S फॉर सिलसिला, ठीक है। और ये सब मिडिवल, अरब जो वाला जितना भी नाम आएगा ये सब एंशियंट में नहीं है। अरब वाला, अब अरब का कहानी जो है मिडिवल से स्टार्ट होता था, इसलिए अरब मुस्लिम ये जो भी है सब मिडिवल से कहानी होगा, ठीक है। एंशियंट में कहीं पे भी मुस्लिम का रोल नहीं है, सब मिडिवल में रोल है। अब आता है अल मसूदी। अल मसूदी जो है एक बुक लिखते हैं, ये इसका नाम है मुर्ज उल जाहिब। तो मसूदी में M आता है और यहाँ मुड़ जाता है, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहारा जो रूल कर रहे थे गुजरात के उधर, उसके बारे में ये लिखते हैं, ठीक है, अल मसूदी। अब आते हैं नेक्स्ट ये वाला में, देखिए ये 2 पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद जरूरी नहीं है कि आप याद करें, लेकिन अब जैसा BPSC क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप तैयार रहिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाए तो यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आते हैं अल-बिरूनी के बारे में। ये तो बहुत फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो याद रखना चाहिए। अगर नींद से उठाकर हम पूछे ना तो इसके बारे में पता। अल-बिरूनी कौन थे, ये जीनियस थे, इसको बहुत सारा लैंग्वेज आता था। जैसे एक इनको जो है ना, ये इनका नाम का मतलब होता है उस्ताद, टीचर। ये कहाँ जन्म लिए थे, उज्बेकिस्तान में जन्म लेते हैं। तो मोहम्मद गजनबी ने इसको पकड़ करके अपने साथ रख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड थे अल-बिरूनी, उनको बहुत सारा लैंग्वेज आता है। ये एक बुक लिखे थे, अरबिक लैंग्वेज में बुक लिखे थे, जबकि थे ये उज्बेकिस्तान के, लेकिन तभी इनको अरबिक लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख लिए थे। तो इनको तहकीके हिंद या एक बुक लिखे थे, ठीक है, जिसमें इंडिया के बारे में जिक्र होता है, हिंदुस्तान के बारे में जिक्र होता है। तो ये तहकीके हिंद, इसी बुक का दूसरा नाम होता है तारीख़े हिंद, और किसी बुक को किताबुल हिंद भी कहते हैं, ठीक है। ये हिंदुस्तान के बारे में पहला ये व्यक्ति होते हैं जो हिंदुस्तान के बारे में जिक्र करते हैं। तो अल-बिरूनी कॉल्ड फर्स्ट रियल इंडोलॉजिस्ट, इसलिए इंडिया के बारे में जिक्र करते हैं, इसलिए पहला रियल इंडोलॉजिस्ट इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। और इनको क्या टाइटल दिया है, विद्यासागर का टाइटल दिया है। बहुत ज़्यादा विद्वान थे, ठीक है। सिर्फ अरबिक लैंग्वेज नहीं, बहुत सारा इनको लैंग्वेज आता था। एक ही बुक नहीं कि बहुत सारा बुक लिखे हैं, ठीक है। ये इनको विद्यासागर का टाइटल दिया जाता है। अब आता है इब्न बटूता। इब्न बटूता बहुत बड़ा ट्रैवलर था, ठीक है। और इब्न बटूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में रहता है, MBT इसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इब्न बटूता जो है मोरक्को ट्रैवलर थे, ठीक है। मोरक्को देश जो है अफ्रीका में आता है, उसके वहाँ से ये ट्रैवल करके इंडिया, चाइना ये सब में थे। ये मोरक्को ट्रैवलर है, ठीक है। और ये किसके राज्य में मौजूद थे, MBT के टाइम में मौजूद थे, और ठीक है। और ये जो है इनको जो है MBT क्या कहता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको काजी का उपाधि दिया था दिल्ली में, ठीक है। और फिर यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, फिर यहाँ से वो चाइना की ओर जाते हैं। तो ये इनका एक फेमस बुक है, रहीला करके बुक है। ये BPSC बहुत बार पूछ चुका है, और दूसरे UPSC इवन दूसरे स्टेट PCS भी इसको कई बार पूछ चुके हैं। तो ये बुक याद ही रहना चाहिए। ये कौन सा बुक है, रहीला। जैसे इब्न है ना, आई आता है, तो रहीला में भी आई आता है, तो उस तरीके से याद करता है। और ये बुक किस लैंग्वेज में लिखा गया था, अरबिक में लिखा गया था। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना ही रखना है, ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। इब्न बटूता, ठीक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में थे। इनको खैर इसके पीछे और भी कहानी, इनको जेल में भी कुछ दिन के लिए रखा गया था। वो जब आगे जब मिडिवल इंडिया पढ़ाएंगे तब उसमें इसके बारे में जिक्र करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है अब्दुल रज्जाक। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही चाहिए। अब्दुल रज्जाक क्या थे, तो इनका जन्म हेरत अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब लेकिन इसको ये कब प्रेजेंट थे, ये शाहरुख के कोर्ट में प्रेजेंट थे। ये शाहरुख कौन था, ये तैमूर लंग का बेटा था शाहरुख। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट अब नेक्स्ट पॉइंट है। अब्दुल रज्जाक क्या थे, अब्दुल रज्जाक जब विजयनगर एम्पायर को जब ये विजिट करते हैं, और उस समय विजयनगर एम्पायर के जो राजा थे वो देवराय II थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब्दुल रज्जाक जो है विजयनगर एम्पायर को जब विजिट करते हैं, उसके राजा देवराय II थे। इसको कैसे याद करेंगे, जब अब्दुल रज्जाक में 2 बार R आता है, 2 बार Z आता है, तो इसलिए देवराय II आ गया 2, ठीक है।
अब ये क्या बोलते हैं ना कि जब वो शहर को देखते हैं ना तो वो सिटी को बोलते हैं कि मैंने आज तक अपने आँखों से ऐसा कोई शहर नहीं देखा है और ना ही मैंने कानों से ऐसे शहर के बारे में सुना है, ठीक है, जब उस शहर को देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है विजयनगर पर, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। अब आते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। इसमें जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ये कब किया गया था? 1776 में किया गया था। और हम लोग को पता है कि जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक प्लेलिस्ट बनाया है उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि 1773 में कौन रूल कर रहे थे, गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? गवर्नर ऑफ बंगाल उस समय थे हमारे वेरेन हास्टिंग। वेरेन हास्टिंग उस समय हिंदू का एक कोडिफिकेशन कर रहे थे और मुस्लिम का एक कोडिफिकेशन करते हैं, जिसके तहत मुस्लिम को लेकर के एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करते हैं, कहाँ पे? बंगाल में करते हैं। और हिंदू को के कोडिफिकेशन के लिए हिंदू का एक इंस्टीट्यूशन संस्कृत कॉलेज कहाँ खोलते हैं? वो वाराणसी में खोलते हैं, ठीक है। तो जब हिंदू का जो कोडिंग कर रहे थे तो उसमें देखे कि जो हिंदू का जो लॉ और जो जस्टिस सिस्टम चल रहा था उसका आधार था मनुस्मृति। तो मनुस्मृति को अच्छे से समझने के लिए जो है ना, इसका जो है इंग्लिश में अनुवादन कराया गया था 1776 में, ठीक है। ये है कि 1776 में मनुस्मृति जो लॉ बुक है हम लोग का, ये इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ से जो सर आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।